Hello aspirants, welcome back on English Zone channel. MPTET Grade 1 मेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आज हम टिंटन एबे की बात करेंगे अपने इस क्लास में, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिकल पोएम है। तो इस इम्पोर्टेंट पोएम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। Here we have the Tintern Abbey by William Wordsworth। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड थोड़ा बात कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। आप सभी अच्छे से फेमिलियर हो गए, आप इसको वेल नोन हो गए इस पॉइंट से कि विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ 1770 में हुआ था और इनकी डेथ 1850 में हुई थी। Early reader of Romanticism in English poetry, ranks as one of the greatest lyric poets in the history of English literature। अगर एज अ पोएट बात करते हैं वर्ड्सवर्थ को, तो आप उनको ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट, नेचर पोएट, ही इज द वर्शिपर ऑफ नेचर, नेचर पोएट बोले जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज इन many of his work, या in most of his work, he had talked about nature and with the lines, with the lyrical lines। and आगे इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर इनके से जानने लायक है तो वो है कि लिरिकल बैलेट का इन्होंने पब्लिकेशन किया है 1798 में। कोलैबोरेशन वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का, जिससे रोमांटिक एरा का स्टार्ट होता है। और उस लिरिकल बैलेट में जो वॉल्यूम है, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, उसमें इन दोनों की पोएम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। टोटल नंबर ऑफ 23 पोएम्स है, 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट वी हैव हियर रिलेटेड टू द टिंटन एबे के बारे में अब हम बात करते हैं। द फुल टाइटल ऑफ दिस पोएम इज लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे और रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। अगर हम पूरी एक ओरिजिनल टाइटल की बात करते हैं या कंप्लीट टाइटल की बात करते हैं, टिंटन एबे इज अ पार्ट ऑफ दिस फुल टाइटल। तो यहाँ पे मेंशन है कि लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। कभी कोई इस तरीके से भी बोल देता है, इतना भी बोला जा सकता है इस पोएम के बारे में। अगर इसका हम एक पढ़ते हैं कि इसकी टाइटल क्या है, और इसके साथ ही साथ ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। मतलब पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये लाइन कंपोज्ड क्या है, फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे से कुछ मीलों की दूरी पे जो है ये लाइन कंपोज है, वहां के बारे में है। वो प्लेस कहाँ है, ऑन रिविजिटिंग, मतलब रिविजिट मतलब दोबारा से विजिट करना है। कहाँ पे, बैंक ऑफ वे, जो एक नदी है वहां पे, उसके किनारे को दोबारा से विजिट करना। कब विजिट करना, वो टूर कब था इनका, ड्यूरिंग अ टूर, एक टूर के पे जब ये दोबारा उस बैंक ऑफ वे को विजिट करते हैं, वो टाइम था 13 जुलाई 1798 का। तो ये पूरा फुल टाइटल है जिसमें इसके बारे में बात की गई है कि ये पोएम किसके लिए, क्यों और कहाँ पे लिखी गई है, इसमें किसका डिस्क्रिप्शन है, ये सब कुछ इस लाइन में, इस पूरे टाइटल में आपको देखने को, समझने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ हैड फर्स्ट विजिटेड द वे वैली when he was 23 years। जब वो 23 years के थे तब पहली बारी विजिट करा था, और ये क्या है, रीविजिट है। तो आप समझ लो कि जब यहाँ पे ओल्ड इन 1793, इन द ईयर 1793 में जब वो 23 years के थे तो पहली बार इन्होंने वे वैली को विजिट किया था, बैंक ऑफ वे को विजिट किया था इन द मंथ ऑफ द अगस्त। देखिए इंपॉर्टेंट सभी हैं, लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा, एकदम माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए आप सभी। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी एक एक लाइन है, किस मंथ में गए थे, अगस्त मंथ में गए थे, कितने ईयर के थे, 20 ईयर के थे, वो ईयर कौन सा था, इनकी उम्र क्या थी, एज क्या थी, अगर उसकी बात करते हैं तो 23 ईयर थी, लेकिन वो ईयर कौन सा था जब इन्होंने विजिट करा था, तो दैट वाज 1793। दोबारा से कब विजिट किया है, 1798 में, तो 5 ईयर्स का गैप है। He returns 5 years later occasioned this poem। तो दोबारा से जब उन्होंने विजिट किया यहाँ पे तो इस पोएम को कंपोज करा है। आगे है, इट वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ आफ्टर वॉकिंग टूर विद हिज सिस्टर इन दिस सेक्शन ऑफ द वेल्स। अपने बहन के साथ में टूर पे गए थे। कौन थी उनकी बहन का नेम क्या था, सिस्टर का नेम क्या था, डोरिथी वर्ड्सवर्थ था। तो यहाँ भी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब दोबारा उन्होंने विजिट किया बैंक ऑफ वे को या वे वैली को, तो किसके साथ में उन्होंने विजिट किया, तो दैट वाज डोरिथी
वर्ड्सवर्थ हिज सिस्टर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। आगे है टिंटेड एबे वाज इंक्लूडेड इन द फाइनल एज द फाइनल पोएम in lyrical ballads, a 1798 collection of poems by Wordsworth and his friend and fellow poet सैमुअल टेलर कॉलेज। देखिए यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिल गया। इस लाइन क्या पूछा जा रहा है, इसमें बताया जो जा रहा है, इंक्लूड जो किया गया है कि ये टिंटन एबे जो पोएम है ये किस में इंक्लूड की गई है, दिस इज द फाइनल पोएम। अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं लिरिकल बैलेड्स की, तो किस पोएम से स्टार्टिंग होता है लिरिकल बैलेड का, कि पहली पोएम जो इंक्लूड की गई है लिरिकल बैलेड में वो कौन सी है आउट ऑफ 23, और फाइनल पोएम कौन सी है, मतलब 23rd पोएम कौन सी है लिरिकल बैलेड की, तो वो क्या है, टिंटन एबे है। तो पहली वर्ड कॉलरिज की पोएम होती है एंशिएंट मारिनर, और लास्ट पोएम जो होती है वो वर्ड्सवर्थ की होती है टिंटन एबे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पोएम है, इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है कि 1798 में कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का, उसमें ये लास्ट पोएम है जो कि टिंटन एबे है। अगला है यहाँ पे टाइम चेंज, टाइम एंड चेंज। देखिए बात यहाँ पे हो रही है, इसके साथ ही साथ क्या है, perception, creativity, imagination, awe and sublime, the restorative power of nature are important theme included in this poem। अगर आप इस पोएम को पढ़ते हो, टिंटन एबे को पढ़ते हो, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, टाइम एंड चेंज। जब पहली बार उन्होंने विजिट किया 1793 में, उसके बाद दोबारा 1798 में जब विजिट कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस हैं वहाँ के नेचुरल एस्पेक्ट्स में, या एक तरीके से कह लो वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हैं, वो है टाइम, टाइम के साथ में क्या चेंज हुआ है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थीम। परसेप्शन, अब पोएट का देखने का तरीका क्या है, उसको परसीव करने का क्या तरीका है, वो भी इम्पोर्टेंट थीम है। क्रिएटिविटी, मतलब एक तरीके से क्या ईश्वर की क्रिएटिविटी हुई है यहाँ पे, या किस तरीके से इस प्लेस को नए तरीके से क्रिएट किया गया है, उसके बारे में बात की है, वो इम्पोर्टेंट थीम है। इमेजिनेशन भी इम्पोर्टेंट थीम है कि पोएट कैसे सोचता है, किस तरीके से अपने लाइंस को यूज करता है, लिखता है, जब के इस पोएटिक व्यू का डिस्क्रिप्शन वो दे रहा है। सबलाइम एंड ऑ, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा वो सरप्राइज है और सबलाइम भी है ऑन द सेम टाइम। रेस्टोरेटिव पावर है कि नेचर अपने आप को किस तरीके से रेस्टोर करती है, एंड ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो कि इस पोएम में इंक्लूडेड हैं। आगे है विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम हैज क्वालिटीज ऑफ बोथ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड अ लिरिकल बैलेट्स। तो दोनों चीजें यहाँ पे इस पोएम में आपको देखने को मिलेंगी कि लिरिकल बैलेट्स की क्वालिटी भी यूज करी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और साथ ही साथ ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के वे में भी इस पोएम को डिस्क्राइब करा हुआ है, मतलब उसमें बात की गई है, उसको इस तरीके से नरेट किया गया है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम लगती है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट की। टिंटन एबे इज कंपोज्ड ऑफ 161 लाइन्स, तो एक लॉन्ग लेंथी पोएम है। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टैंजास, 5 स्टैंजास में ये डिवाइडेड है, लेकिन इसके जो डिफरेंट लेंथ, मतलब किसी स्टैंजा में आपको 9 लाइन देखने को मिलेगी, किसी स्टैंजा में आपको 53 लाइन्स देखने को मिलेगी। तो इक्वल डिवाइड नहीं किया गया है स्टैंजास को विद इक्वल लाइन्स, इट हैज काइंड ऑफ डिफरेंट length used by William Wordsworth while composing this poem टिंटन एबे। तो यहाँ पे है फॉर इंस्टेंस, अगर बात करते हैं जैसे शॉर्टेस्ट पोएम जो शॉर्टेस्ट स्टैंजा जो है वो 9 लाइन्स की है, 5 स्टैंजास हैं, तो सबसे छोटी जो स्टैंजा है उसमें 9 लाइन्स है, और सबसे लॉन्गेस्ट जो स्टैंजा है वो क्या है, 53 लाइन्स उसमें इंक्लूडेड है, और टोटल नंबर ऑफ 161 लाइन्स की ये स्टैंज पोएम है। there is no proper rhyme scheme and rhythmic pattern. The poem is in blank verse. Important fact है कि पोएम किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, तो कोई एक स्पेसिफिक जो है राइम स्कीम का यूज नहीं किया गया है इसमें। आगे हम बात करते हैं, द फेमस लाइन ऑफ द पोएम इज टिंटन एबे, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरीके से जो हम बात करते हैं कि कोटेशन की कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो वो कौन सा है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, मतलब जो हार्ट या जो भी नेचर से प्यार करता है, नेचर उसको कभी प्यार में धोखा नहीं देता है, मतलब उसमें धोखा नहीं देता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, या आप ये बात कर लो कि एक ये लॉ है, जो नेचुरल लॉ है उसके बारे में है कि आप अगर प्रकृति से आप प्रेम करते हो तो प्रकृति आपको कभी निराश या आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करती है, कभी भी धोखा नहीं देती है। ये यहाँ पे इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने
बताया है। चलिए अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात जो करेंगे वो MCQs की बात करेंगे। तो द फुल नेम ऑफ द पोयम टिंटन एबे बाय वर्ड्सवर्थ, ये क्या है? फुल नेम बताना है वर्ड्सवर्थ की इस पोयम टिंटन एबे का। द लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, अभी तो इसका थोड़ा सा दिया गया है, हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कितना लेंदी है, कभी कभी वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो पूरा देख लीजिएगा। बाकी इसका जो सेकंड वो है वो दिखाया गया है, या लाइंस रिटेन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। वैसे देखिए कहीं कहीं यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करा गया है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। द लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ऑप्शन ए करेक्ट है। लाइंस रिटेन बहुत कम देखने को मिलता है यार किसी ने, बट जो स्पेसिफिकली जो मेंशन है वो लाइन कंपोज्ड लिखा है, तो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नंबर सेकंड, हाउ डिड द पोएम टिंटन एबे ओपन, टिंटन एबे जो पोएम है वो किससे ओपन होती है, कैसे ओपन होती है? वर्ड्सवर्थ विजिटिंग अ प्लेस टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ टॉकिंग टू हिज सिस्टर, वर्ड्सवर्थ ईटिंग फिश, या वर्ड्सवर्थ टेकिंग टी। तो यहाँ क्या है? वर्ड्सवर्थ विजिटिंग अ प्लेस, दैट इज टिंटन एबे। टिंटन एबे जो प्लेस है उससे जब जब विजिट करते हैं तो इसी से ये पोएम की शुरुआत होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड, यहाँ पे है व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ राइट पोएम टिंटन एबे, टिंटन एबे जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ कब लिखा है, इन्हों कंपोज कब करा है? ऑन द जुलाई 13 1798, जुलाई 13 1797, अगस्त 7 1797, या जून 13 1797। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, जुलाई, ऑन जुलाई 13 1798, ठीक है, इस डेट पे ये पोएम जो है वो कंपोज करी गई है। अगला है, व्हाट डज द टर्म पैंथेइज्म मीन्स, पैंथेइज्म का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए पैंथेइज्म का मतलब क्या है। इस पोएम में भी एक तरीके से यूज करा है वर्ड्सवर्थ ने। तो गॉड एंड नेचर आर टू सेपरेट एंटिटीज, या है गॉड एंड नेचर आर वन एंड नेचर इज ब्यूटीफुल, नन ऑफ दीज। तो बी होगा करेक्ट, गॉड एंड, यहाँ पे जो हम टिक करेंगे दैट इज गॉड एंड नेचर आर वन। कण कण में ईश्वर का विराजमान है, दैट इज कॉल्ड पैंथेइज्म। तो यहाँ पे जो है गॉड एंड ईश्वर नेचर आर वन। 5 we have, how many years ago had Wordsworth already visited Tintaneway along the river Wye? तो आपको बताना है कि कितने साल पहले वर्ड्सवर्थ ने विजिट किया था, ये पहले ही विजिट कर लिया था टिंटन को, जो वे रिवर है उसके आसपास के एरियाज को। वो था 2 3 4 या 5, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5 इयर्स जैसा हमने बताया। फर्स्ट विजिट 1793 में था, सेकंड विजिट 1798 में था, तो दोनों में जो टाइम डिफरेंस है दैट इज ऑफ 5 इयर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी फ्रेंड्स, जो है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट टू नेचर इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपने में स्पीकर जो है, जो ये इस पोएम को नरेट जो कर रहा होता है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है नेचर के लिए अपने चाइल्डहुड में। द नरेटर वॉज इन ऑ ऑफ नेचर, द नरेटर फाइंड डीपर मीनिंग इन नेचर, या नेचर इज क्रूएल, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए है, द नरेटर वॉज इन ऑ ऑफ नेचर, मतलब एक तरीके से ऑ मतलब होता है जिसे किसी चीज को देखना सरप्राइज फीलिंग होती है, उसको अमेजिंग फीलिंग जो होती है उसको आप यहाँ पे देखते हो, तो दैट इज द ऑ ऑफ nature that the speaker reacts in his childhood. Number 7, the line, if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, Wordsworth is referring to nature, his sister Dorothy, to S.T. Coleridge, या है none of these। तो इस लाइन से वर्ड्सवर्थ किसको रेफर कर रहे हैं? वो रेफर किसको कर रहे हैं? अपनी सिस्टर को। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शंस, अपनी सिस्टर, क्योंकि वहां पे उनकी सिस्टर है, उनको वो बता रहे हैं, वो एक तरीके से लिसनर है, वहां की साइलेंट लिसनर है। जब ये पोएम कंपोज कर रहे होते हैं तो दोबारा ये अपनी सिस्टर के साथ में विजिट करते हैं, तो उनसे भी बातें करते हैं, उनको अपनी चीजों को बताते हैं कि नेचर यहाँ पे कैसे ये था और अब कैसा है ये यहाँ का जो एनवायरनमेंट है। तो ये सब चीजें जो कह रहे हैं, तो यहाँ पे इफ सॉलिट्यूड और फेयर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, ये बात उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए करी है। Number 8, the poem
टिंटन एबे वॉज पब्लिश्ड इन, टिंटन एबे कब पब्लिश हुआ है? 1795, 1797, 98 या 99 में। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, कब हुआ है ये? 1798। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिटेड टिंटन एबे ही वाज ईयर्स ओल्ड। देखिए अभी हमने बात की थी, क्योंकि पॉइंट्स में ही जो स्टार्टिंग का हमने फैक्ट डिस्कस करा है इस पोएम से रिगार्डिंग, उसको जरूर एक बार रिवाइज करके जो अभी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करा है जो आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने हमने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया होगा उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो वो टाइम था 23 ईयर्स का, 22 ईयर्स का, 21 ईयर्स का या 20 ईयर्स का, जब विजिट किया था वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट टाइम टिंटन एबे को। तो उनकी एज क्या थी? दैट वाज ऑप्शन ए 23 years old. He was 23 years old. अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, which poetic device is used in the line like a row I bound over the mountains by the sides? कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करा गया है आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, तो बहुत इजी है इसका। मेटाफर, सिमिली या इलिट्रेशन या ऑक्सिमोरॉन? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि लाइक का यूज करा गया है यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई इट वुड बी सिमिली। ओके, लाइक इज यूज्ड हियर, दैट्स व्हाई। जिस पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो सिमिली है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट्स टू नेचर इन हिज एडल्टहुड? एडल्टहुड में यहाँ मतलब अपने वयस्क अवस्था में वो किस तरीके से नेचर को देखता है, रिएक्ट करता है उसको देख करके स्पीकर ये बोलता है, इसमें आपको बताना है इस पोएम में। तो नैरेटर वॉज इन ऑ ऑफ नेचर, नेचर इज क्रूएल, नेचर इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, द नैरेटर फाइंड्स डीपर मीनिंग इन नेचर। अभी हमने जो क्वेश्चन लास्ट वाला डिस्कस करा था उसमें हमने क्या चाइल्डहुड के बारे में बात की, कि चाइल्डहुड में एक बचपने में नेचर को किस तरीके से जो स्पीकर है, नरेटर है, वो देखता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने एडल्टहुड के बारे में बात की है। एडल्टहुड मतलब अपने वयस्क अवस्था में नेचर किस तरीके से जो नरेटर है, स्पीकर है, वो देख रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट होगा। नरेटर फाइंड्स, कहाँ पे है ये? ऑप्शन डी, फाइंड्स डीपर मीनिंग इन नेचर। अब उसको पहले क्या था, पहले एक सरप्राइज फीलिंग होती थी कि नेचर, या थोड़ा सा वो देखता था कि कैसा है नेचर का, क्या है, तब उसको समझ नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब उसको नेचर में डीपर मीनिंग उसको समझ में आती है कि मतलब नेचर किस तरीके से है, अब वो चीजें उसे समझ में आने लगी हैं। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। 12, which sounds does the poet remember from his last visit to Tinton Abbey 5 years ago? Which sounds does the poet, यहाँ पे क्या है, कौन से साउंड को पोएट जो है रिमेम्बर कर रहा है जब वो पहली बारी दोबारा जब गया था वो आफ्टर 5 years। तो जब पहले विजिट पे वहां पे गया था तो कौन सा साउंड उसको वो सुना था, उस चीज को अब दोबारा से वो याद कर रहा होता है। डार्क साइकोमोर या है हेजरो या माउंटेन स्प्रिंग्स या ऑल ऑफ दिस? तो वो क्या कर रहा है, फिर से वही चीजें याद कर रहा है, सब चीज को फिर से एक तरीके से मेमोराइज कर रहा है कि पहले जब मैं आया था तो कैसा था, ये वही चीजें थी और अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो तो किस तरीके से चेंज हुआ है उसके बारे में वो बात की है इस पोएम में। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। Number 13, the poem dash starts with the line, 5 years have passed, 5 summers with the length of the 5 winters. Tintin Abbey, the Thorn, Lucy Gray या We Are Seven। तो ये पोएम जो है तो 5 years have passed इससे स्टार्टिंग होती है। तो पोएम जो है वो है टिंटन एबे। आप जरूर इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर सही होगा। देखिए 5 years की जहां पे बात हो रही है तो टिंटन एबे में विजिट करा था इस पोएम में को लिखते हुए उन्होंने ये किया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नंबर 14, द पोएट फील्स अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश व्हेन इज लुकिंग आउट एट द लैंडस्केप ड्यूरिंग हिज रीविजिट टू द टिंटन एबे। तो क्या है, पोएट जो फील्स कर रहा है स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन वो फील कर रहा है, यहाँ पे आपको बताना है। जब वो बाहर देखता है, लुकिंग आउट एट द लैंडस्केप, उस लैंडस्केप को देख रहा है जहाँ पे वो पहली बारी विजिट किया था, तो दोबारा विजिट करने पे क्या उसको फील हो रहा है। His present impressions, the past memory of the place, and thought of future when he will look back at the present situation या है all of these। तो ऑप्शन डी है all of these। ओके, ऑप्शन डी को यहाँ पे हम टिक करेंगे, ये हमारा है ऑप्शन डी इज द आंसर।
15 we have, which figure of speech is used in these waters rolling from their mountain spring with a soft inland from the poem टिंटन अवे बाय वर्ड्सवर्थ। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताना है, पर्सोनिफिकेशन या है ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर या है सिमली। तो ऑप्शन ए है पर्सोनिफिकेशन हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो पर्सोनिफाई किया जाता है, को माउंटेन्स रोलिंग वाटर बोला जा रहा है, वाटर को रोल किया जा रहा है, मतलब अपने आप फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग विद अ सॉफ्ट इनलैंड रोल कर रहा है वाटर, तो उसमें एक तरीके से आपको लिविंग बनाया जा रहा है, लिविंग वे में प्रेजेंट किया जा रहा है वाटर को, and that's why personification would be the figure of speech. 16 we have, nature never did betray the heart that loved her are the lines from, ये हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में ही। तो ये लाइन है ऑप्शन डी से, मीन्स ये लाइन हमने कहाँ से ली है, ये लाइन हमने ली है टिंटन एबे से। ऑप्शन ए, डी, ऑप्शन डी इज द आंसर। 17 the speaker of the poem in Tintin Abbey is reflecting on his past, his old memory, his friends, his happy marriage या his present। तो यहाँ पे है his past को अब जब जो स्पीकर है वो किसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है इस टिंटन एबे पोयम में, पास्ट को और प्रेजेंट के साथ में, तो यहाँ पे होगा his past। ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 18 डिस्क्राइब द ओवरऑल थीम ऑफ द पोयम टिंटन एबे। ओवरऑल थीम आपको डिस्क्राइब करनी है कि इस पोयम की क्या है। नेचर इज क्रिएटर, हाउ पीपल्स व्यू चेंज ओवर टाइम, हाउ पीपल रिमेंबर दियर पास्ट, या नेचर इज सिंपल एंड हार्श एट द सेम टाइम। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, हाउ पीपल व्यूज चेंज ओवर द टाइम। किस तरीके से लोगों का जो विचार होता है वो किस तरीके से चेंज, जैसा हमने क्या बताया, टाइम एंड चेंज इज द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ दिस पोएम। तो ये है टाइम एंड चेंज, कि लोगों के व्यूज जो हैं वो किस तरीके से कुछ टाइम बाद कैसे चेंज होते हैं, वो बारे में बात की है टिंटन एबे के, एक इम्पोर्टेंट थीम है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, एंड जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे विजिट करके इस क्लास को देख रहे हो। नोटिफिकेशन बेल आइकन जिन्होंने अभी तक नहीं प्रेस किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस आप देखते हो बस सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो उसको जरूर एक बारी कर दीजिए, सो दैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, क्लासेस लूँ किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, वो आपके लिए चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो आपका यहाँ पे आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हो। तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, द हैज रो hardly has row, little hairlines of supportive wood run wild are the lines from। तो ये कहाँ से है, ये यहाँ से है, टिंटन एबे पोएम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी से लिया गया है, वर्ड्सवर्थ की लाइन है। 20 नंबर वी हैव, वर्ड्सवर्थ यूजेस टू एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इन द पोएम टिंटन एबे, वन इज नेचर एंड अदर। दो एस्पेक्ट्स बात की है रोमांटिसिज्म के बारे में, दो पहलू के बारे में बात की है रोमांटिसिज्म से रिलेटेड इस पोएम टिंटन एबे में। तो एक तो नेचर है, तो दूसरा क्या है, अननोन टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऑप्शन सी पास्ट, ओके, पास्ट के बारे में बात की है। 21 we have, when did the poem first visit place टिंटन एबे, 1996, 1995, 1994 या 1993। ऑप्शन डी आंसर है हमारा, 1993 में फर्स्ट टाइम विजिट किया था इस प्लेस को टिंटन एबे को वर्ड्सवर्थ ने। 22nd we have, how does the nature appear in the poem टिंटन एबे, द गार्डियन या द नर्स, द गाइड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। नेचर गार्डियन भी है, नर्स भी है एंड गाइड भी है। इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने इस तरीके से नेचर को यहाँ पे प्रेजेंट करा है टिंटन एबे पोयम में, और बेसिकली उन्होंने अपने मोस्टली पोएम्स में नेचर को टीचर, गाइड, गार्डियन, नर्स की तरह ही दिखाया है, एक छोटे बच्चे की तरह दिखाया है। अपने पोएम्स में जो नेचर के बारे में उन्होंने बात की है कि नेचर आपके लिए सब कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो आपकी हेल्प करता है। तो ये इस पोएम में इस तीनों के बारे में बात की है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 23rd we have the line, these pastoral forms green to the very door and wreaths up smoke sent up in silence from among the trees is taken from the poem Wordsworth। ऑप्शन ए टिंटन एबे। कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड लाइंस को भी एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। Next number 24, which poetic device is used in these pastoral forms green to the very door and it's up smoke sent to in silence from the among
द ट्रीज। पर्सोनिफिकेशन, सिमली, इमेजरी या है मेटाफर, तो ऑप्शन सी इमेजरी। इमेजिनेशन एक जो पोएटिक डिवाइस है उसको एज अ पोएटिक डिवाइस यूज किया है, दैट इज इमेजरी। इमेजरी का मतलब है कि यहाँ पे एक तरीके से आपको वो फील कराया जाता है या आपको उसको विजुअलाइज कराया जाता है इमेज के फॉर्म में। तो पेस्टोरल फॉर्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर, कैसा है, पेस्टोरल फॉर्म है, ग्रीन है, डोर भी है वहां पे, स्मोक अप इन द साइलेंस। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन जो कराया जा रहा है, तो इमेजरी इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस सेंटेंस इन दिस लाइन ऑफ टिंटन एबे। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। 25 वी हैव, इन विच पोएम द वर्ड्सवर्थ डज द थियरी ऑफ ब्लेस्ड मूड इज प्रेजेंटेड, प्रिलूड, kitten at play या VR7, Tintin Abbey, so that is option D, Tintin Abbey। 25 we have, the poem Tintin Abbey is written in iambic pentameter, blank verse, free verse, none of, या sonnet form में है, तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे क्योंकि ये पोएम ब्लैंक वर्स में वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। 27 Tintin Abbey was written by Wordsworth when he was having a walk with sister। सिस्टर का नेम बताना है यहाँ पे, सिस्टर के साथ में कहाँ के वॉक करने पे वो इन्होंने पोएम ये लिखा है। टिंटन अबे कहाँ का वॉक कर रहे थे वो हमने अभी पॉइंट्स में डिस्कस करा था जब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। द रिवर थेम्स, स्कॉटिश ब्रदर, आयरिश ब्रदर या वेल्स ब्रदर, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वेल्स ब्रदर। वेल्स बॉर्डर, सॉरी वेल्स बॉर्डर के बारे में यहाँ पे बात होगी। अपना 28 पे है, अगर वहां पे स्टार्टिंग में ब्रदर्स होगा तो प्लीज रिकरेक्ट करिएगा, वो बॉर्डर है, वेल्स बॉर्डर्स। Number 28 we have, Wordsworth and his sister Dorothy walked on the Welsh borders along the bank of the river। बैंक का नेम आपको बताना है, ट्रेंट, डार्ट, वे या थेम्स, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे। और डोरेथी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है जो इसमें प्रेजेंट करा है। तो इस पोएम में किसके साथ वो घूमने गए थे, तो वहां पे जरूर दोबारा जब विजिट करते हैं टिंटन एबे में तो वो उनकी बहन ही होती हैं, डोरेथी। 29 we have, there is a silent listener in the line in the poem Tintin Abbey, name him or her। तो साइलेंट लिसनर जो है इस पोएम में उनकी बहन है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, डोरेथी वर्ड्सवर्थ। 30 we have, which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue are the lines from Tintin Abbey, VR7, Rudamia या to the cuckoo, option A is the correct। ये लाइन के बारे में है, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये टिंटन एबे से ली गई है। 31 लाइक रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स बाय द साइड्स, इन द लाइन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, ऑब्वियसली वी हैव टिंटन एबे, तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। नंबर 32 फ्रॉम विच पोएम डिड ऑफ वर्ड्सवर्थ इज द लाइन टेकन एज इन अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, टिंटन एबे से रिलेटेड ही लाइन्स को हमने यहाँ पे पिक करा है। 33 the poem Tintin Abbey is divided into cantos, कितने cantos में डिवाइड किया गया है, तो 5 cantos में डिवाइड किया गया है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, तो ऑप्शन यहाँ पे हम ए करेक्ट करेंगे। 33 के बाद 34 का आंसर करिए, which poetic device is used in the line Tintin Abbey, these has rose, hardly has rose, ऑक्सीमोरॉन या मेटाफर, एलिट्रेशन या सिमिली, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, एलिट्रेशन बार बार रिपीटेशन है यहाँ पे साउंड्स का, तो दैट्स व्हाई ये आपका एलिट्रेशन यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी इज द आंसर। 35 these lines we are land sleep in body and became a living soul are the lines from the poem, and obviously Tintin Abbey would be the answer, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे हम सभी यहाँ पे। 35 के बाद 36 का आंसर आप दीजिए इसका, व्हाट डू वी कॉल टू द एंशिएंट ग्रीक हु बिलीव्स इन सेवरल गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो एंशिएंट ग्रीक होते हैं जो कि बिलीव करते हैं अनेकों तरीके के ईश्वर और जो देवियां होती हैं उनमें, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बिलीवर, पैगन या मल्टी बिलीवर, एथेइस्ट, तो ऑप्शन बी इज द पैगन, ठीक है, उनको हम पैगन बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द आंसर। 37 the poem Tintin Abbey is by Wordsworth is a lameric, sonnet, epic या ड्रामेटिक लिरिक है, तो ये क्या है आप सभी जानते हो, ऑप्शन डी करेक्ट है, ड्रामेटिक लिरिक पोयम है टिंटन एबे, ये लैमरिक, सोनेट या एपिक पोयम नहीं है टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की, दिस इज ड्रामेटिक लिरिक पोयम। नंबर 38
In 1793 वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबे इन विंटर, फॉल, समर या स्प्रिंग। तो क्या है, अगस्त का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा समर का टाइम है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम समर का टाइम ही पिक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव साउंडिंग कैटरेक्ट हंटेड वर्ड्सवर्थ लाइक। ये देखिए यहाँ पे लाइन के थ्रू है, उसमें साउंडिंग कैटरेक्ट हंटेड मी लाइक। तो यहाँ पे क्या है, लाइक अ पैशन, ऑप्शन सी इज द आंसर। 3940 we have, in which section of the poem Tintin Abbey does Wordsworth address Dorothy? किस सेक्शन में इस पोएम के टिंटन एबे के किस सेक्शन में वर्ड्सवर्थ जो है वो डोरिथी को एड्रेस करते हैं? तो ऑप्शन जो है वो डी है, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बात की थी ना, वो उसके बारे में कि आपको जो नहीं देता है कि चाहे आप अकेले हो चाहे आप पेन में हो, तो वो किसके बारे में बात की थी? वर्ड्सवर्थ ने डोरिथी के लिए बात की थी, और किस सेक्शन में बात की थी? तो वो फिफ्थ सेक्शन में बात की थी। एंड 41 वी स्टूड टुगेदर एंड दैट आई so long a worshipper of nature hither came unwearied in that service, rather say is a line from to the cuckoo। we are seven मिया या है आपका 7, यहाँ पे ऑप्शन ए नीचे होना चाहिए था, ये आपका तो ऑप्शन सी है, ये बात की गई है टिंटन एबे में, वर्ड्सवर्थ ने बात की है। 42 वी हैव, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ रिवील्स हिज व्यूज अपॉन नेचर। अपने नेचर के व्यूज के बारे में इन तीनों पोएम्स में से किस में बात की है? उन्होंने टिंटन एबे में बात की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की इस क्लास में टिंटन एबे पोएम से डिस्कस करा है। आप सभी अभी आपको मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा होगा, वो जरूर आप देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो के फॉर्म में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज डू चेक दैट एंड ऑल्सो गो थ्रू दी प्लेलिस्ट ऑफ दी एमपी टेट ग्रेड 1 मेंस एग्जामिनेशन। तो वो भी आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लेलिस्ट जो थंबनेल है उसको क्लिक करिए, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं सिलेबस में इंक्लूडेड है आपके, वो उसके वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो गो एंड वॉच दैट वीडियोस एंड स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश जोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।